नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज होगा समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने पर दिया जोर। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आज से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासनाध्यक्षों के सत्र का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मिलेगा मौका। विश्व में भारत का परचम फहराने वाले स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में करेंगे 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। विकसित युवा विकसित भारत युवा महोत्सव की थीम। ऐप स्टोर मामले में गूगल अंतरिम राहत पाने में रहा विफल। एनसीएलटी ने गूगल की प्ले स्टोर नीतियों को लेकर लगे 936 करोड़ रुपए जुर्माने पर रोक लगाने से किया इनकार। और भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे आज ईडन गार्डन में 1-0 की बढ़त को सीरीज में अजेय जीत में बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगा भारत। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मानव केंद्रित विकास के लिए इस विषय पर शासनाध्यक्षों के सत्र का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। भारत डिजिटल माध्यम से आयोजित इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में आज उद्घाटन सत्र के अलावा विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों, पर्यावरण मंत्रियों और विदेश मंत्रियों का सत्र आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिलेगा। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के प्रभाव, यूक्रेन संघर्ष और बढ़ती खाद्य, उर्वरक और ईंधन की कीमतों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष ये महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों, शिक्षा और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव में G20 और Y20 आयोजनों से संबद्ध 5 विषयों कार्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशलों का भविष्य, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा, और साथ ही 5वां विषय है स्वास्थ्य और कल्याण पर पूर्ण चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। इस दौरान कई प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। गैर प्रतिस्पर्धी आयोजनों में योगाथन शामिल होगा, जिसका उद्देश्य योग करने के लिए करीब 10 लाख लोगों को एकत्रित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात कर उन्हें 6ठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में तेज प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत इजरायल रणनीति साझेदारी को साथ मिलकर आगे ले जाने का हमारे पास एक और मौका है। प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी दिया। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। समापन सत्र में आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे।
बुधवार को राजस्थान विधानसभा में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधियों का विधायिका में नियमों और अनुशासन का पालन नहीं करना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं और व्यवहार पर जनता में व्याप्त रोष का निदान खोजा जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र एक मंदिर है। संसद और विधानमंडल की जिम्मेदारी है कि वो इसे मजबूत बनाए। लोकसभा में, राज्यसभा में जो वातावरण दर्शित होता है उसका जनता क्या आकलन करती है? यह समय है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। The disillusionment of the people and their disgust at lack of decorum in parliament and legislatures could not be more. अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोगों की नजरों में विधायिका की उत्पादकता और उसकी छवि में सुधार की जरूरत है। उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथनकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात, जैविक उत्पाद और बीजों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी संस्थाएं गठित करने की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई CCEA की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात समिति, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी समिति और राष्ट्र स्तरीय बहुराज्यीय बीज सहकारिता समिति की स्थापना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियों अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी निर्यात सोसाइटी की स्थापना को भी मंजूरी दी। 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता स्थित जोका में राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने वॉशिंगटन में 13वें US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम यानी TPF की सह अध्यक्षता की। इस दौरान आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक में ये पता लगाया गया कि कैसे हमारे द्विपक्षीय संबंध हमारी बहुआयामी साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। A very robust and outcome-oriented
discussion on several issues of mutual interest, which is resulting in a smoother business environment, a more friendly and trusted business environment. पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री से भी मुलाकात की। बैठक में भारत अमेरिका वाणिज्यिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया और साथ ही दोनों देशों के आने वाले कमर्शियल डायलॉग, सीईओ फोरम और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत जारी काम पर भी चर्चा की गई। भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जापान में हयाकुरी हवाई पट्टी पर संयुक्त वायुसेना आज से संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान भारतीय दल में 4 Su-30 MKI विमान, 2 C-17 और 1 IL-78 विमान शामिल होंगे। जापान के 4 F-2 और 4 F-15 विमान हिस्सा लेंगे। 8 सितंबर को टोक्यो में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और अधिक से अधिक सैन्य अभ्यास करने पर सहमति बनी थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध और रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ के भूस्खलन और भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों को बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। बाजार की दर हितधारकों के सुझाव लेकर जनहित में जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय को स्पष्ट करते हुए बताया कि 3000 प्रभावित परिवारों को कुल 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। तात्कालिक तौर पर प्रति परिवार 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी जा रही है। प्रभावित क्षेत्र में भूधसाव के कारण प्रभावित भूभवन स्वामियों को या परिवारों को स्थायी अध्यासन विस्थापन नीति तैयार होने से पहले 1 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि दी गई है। प्रभावित भूभवन स्वामियों को अपने भवन के सामान की ढुलाई और तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु गैर समायोजन एक मुश्त विशेष ग्रांट के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि दी गई है। ये धनराशि उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में कुल खर्चे का पूरा आकलन कर सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु अपने 1 महीने का वेतन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में जिन मकानों में दरारें आई हैं, उन मकानों को ध्वस्त करने की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रभावित क्षेत्र में दरार वाले मकानों को ध्वस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र में दरार वाले मकानों को तब तक ध्वस्त न कराया जाए जब तक अपरिहार्य न हो। जोशीमठ में खतरनाक हो गए भवनों को गिराए जाने से पहले होटल मालिकों और स्थानीय लोगों को मनाने के लिए प्रशासन ने नए सिरे से प्रयास शुरू किए। हालांकि प्रदर्शनकारियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के बीच बातचीत में गतिरोध दूर नहीं हो पाया। इससे भूधसाव के चलते पड़ी दरारों के कारण एक दूसरे की ओर खतरनाक तरीके से झुके 2 होटलों को तोड़ने की कार्रवाई में विलंब हो रहा है। वहीं जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर बसे कर्णप्रयाग में भी स्थिति डरावनी हो गई है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में करीब 40 मकान ऐसे हैं जिनकी दीवारें दरक गई और जमीन धंसने लगी है। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके सांसद में इस बार मिलिए चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस पराक्रम और शौर्यता की इस भूमि पर मीरा, पन्ना और पद्मावती के त्याग, तपस्या और बलिदान की इस पावन भूमि पर कितना हुआ विकास, कितनी हुई प्रगति। मैं आ रहा हूं संसद टीवी पर शुक्रवार शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर।
13 जनवरी को गंगा नदी में नई क्रूज सेवा को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये पहल देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और उसकी विविधता के खूबसूरत पहलुओं की खोज करने का एक अनूठा अवसर है। एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के प्रख्यात गायक शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज में यात्रा करने वाले पर्यटकों सहित अन्य गणमान्य लोग सुर तरंगिनियों का आनंद लेने के साथ साथ मां गंगा के महत्व और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यान को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि संविधान से जुड़ी संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों के कला रूप में देश भर में ये अनुपम उदाहरण है। उन्होंने संविधान उद्यान में निर्मित संविधान के कला रूपों का बारीकी से अवलोकन किया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के बारे में एक याचिका पर अपना फैसला नहीं सुनाता, तब तक उसे पार्टी के संगठन से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दावा किया कि राज्य में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा को अभी तक बेहद शानदार प्रतिक्रिया मिली है। आज इस यात्रा का समापन होगा, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनवरी को अगरतला में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान अवमानना मामले में अदालत आज फैसला सुनाएगी। मुंबई की शिवड़ी कोर्ट में उन पर मामला चल रहा है। बीजेपी मुंबई के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने सीएम ममता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री पर आरोप है कि 3 दिसंबर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था तो वो वहां से चली गई थी। सुल्तानपुर में 2 दशक पुराने बिजली पानी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के मामले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों को 3 महीने की सजा और 1,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। केंद्र सरकार ने हज में वीआईपी कोटा खत्म करने का फैसला किया है ताकि देश के आम लोगों को इससे फायदा हो और इस धार्मिक यात्रा में वीआईपी कल्चर खत्म हो। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग सभी वीआईपी कोटे की सीटों को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद सभी आम यात्रियों की ही तरह हज में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किरायों में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। ऑटो रिक्शा का 1.5 किलोमीटर का शुरुआती किराया 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब इसके लिए 30 रुपए देने होंगे। 1.5 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर किराया 11 रुपए होगा। पहले इसके लिए 9 रुपए 50 पैसे देने होते थे। एसी और साधारण टैक्सी के किराए में शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए 15 रुपए की वृद्धि की गई है। अब नया किराया 40 रुपए होगा। अब 1.5 किलोमीटर बाद साधारण टैक्सी का किराया 17 रुपए और एसी टैक्सी का किराया 20 रुपए होगा। पहले इसके किराए 14 रुपए और 16 रुपए थे। एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सवों में से एक केरल साहित्य महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ये महोत्सव 15 जनवरी तक कोझिकोड समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज इस 4 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेताओं से लेकर बुकर पुरस्कार विजेता, लेखक और वरिष्ठ राजनेता, इतिहासकार, पत्रकार, फिल्म और थिएटर हस्तियां और कलाकार शामिल होंगे। टॉप 10 खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आज की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत भीषण ठंड के साथ साथ भयंकर बाढ़ की चपेट में है।
वहीं इस प्रांत में शक्तिशाली तूफान आने की आशंका के चलते हालात बेहद खराब हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में आई बाढ़ के चलते उफनती नदियों के बहाव में कई मकान बह गए हैं। बाढ़ का पानी पूरे शहर में भर गया है, जिसमें एक लड़का भी बह गया है। हालात इतने बदतर हैं कि करीब 50,000 लोगों को अपने इलाके छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। भारी बारिश, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण 1 लाख से अधिक घरों और व्यावसायिक केंद्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही विश्वास मत प्राप्त करने में सफल रहे। PMLN के पंजाब के गवर्नर वलीगुर रहमान ने विधानसभा भंग होने से रोकने के लिए पिछले महीने CM इलाही से विश्वास मत मांगा था। उन्होंने अपने आदेश का पालन न करने पर इलाही और उनके मंत्रिमंडल को रद्द कर दिया था। हालांकि लाहौर हाईकोर्ट ने इलाही और उनके मंत्रिमंडल को बहाल कर दिया था। LHC ने इस मामले में सुनवाई की और टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री को विश्वास मत लेना होगा। कंप्यूटर में गड़बड़ी के चलते पूरे अमेरिका में उड़ानें रोक दी गई थी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर्स आउटरीच की समस्या देखी गई थी। इसके बाद पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुईं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब सामान्य हवाई यातायात संचालन पूरे अमेरिका में धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है। ग्राउंड स्टॉप हटा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब रुख करते हैं आज की मुख्य आर्थिक खबरों का। देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 10 जनवरी तक 24.58% बढ़कर 14 करोड़ 71 लाख रुपए हो गया। इस बढ़ोतरी में व्यक्तिगत आयकर का मुख्य योगदान रहा। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 12 करोड़ 31 लाख रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 19.55% अधिक है। ये संग्रह चालू वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान का 86.68% है। गूगल को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। ऐप स्टोर मामले में गूगल अंतरिम राहत पाने में विफल रहा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी NCLAT ने गूगल की प्ले स्टोर नीतियों को लेकर गूगल पर लगे जुर्माने से रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने गूगल पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही NCLAT ने गूगल को अगले 4 हफ्तों में जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। सीरीज में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। अगर टीम इंडिया आज का मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर लेगी। वहीं श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी। ओडिशा में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के सितारों ने धमाल मचाया। बुधवार शाम को कटक के बाराबती स्टेडियम में रंगारंग उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके देश और विदेश से हजारों हॉकी प्रेमी गवाह बने। समारोह के दौरान बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और दिशा पाटनी सहित अन्य कई बड़े सितारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई दिग्गज गणमान्य अतिथि मौजूद थे। आपको बता दें कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के मैच 2 स्थानों राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक होंगे। राउरकेला में 20 मैच होंगे, जबकि फाइनल सहित 24 मैच भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 12 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था।
मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। ये पंक्तियां सटीक वर्णन करती हैं स्वामी विवेकानंद के चरित्र की। 12 जनवरी साल 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। विवेकानंद 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर भारत लौटे। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगिनी निवेदिता उनमें से ही एक नाम है, जिन्होंने आजीवन विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।